हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। वेलकम टू इन्वेस्टमेंट मंत्रा बाय जितेंद्र शर्मा। तो कैसी चल रही है आपकी फंडामेंटल एनालिसिस की क्लासेस? आई होप यू आर लर्निंग एंड अर्निंग और यू विल गोइंग टू अर्न इन फ्यूचर बिकॉज ऑफ दीज फंडामेंटल्स विच आर वेरी बेसिक एंड यू मस्ट नो। टू स्टार्ट विद पहले हम थोड़ा सा रिविज़न करेंगे जो हमने पास्ट क्लासेस में सीखा है। मैं मेरी स्क्रीन की तरफ ले चलता हूँ आपको। राइट, अपने माइक को म्यूट कर लीजिए। तो हमने अभी तक जो पढ़ा है एक बार मैं समरी में लिख देता हूँ, प्लस मैं आज ये बता देता हूँ उसकी हायर वैल्यू इज़ बेटर और लोअर वैल्यू इज़ बेटर, कौन सी वैल्यू बेटर होती है। तो फर्स्ट रेशो इज़ फर्स्ट रेशो इज़ EPS, अर्निंग पर शेयर। हायर अर्निंग होगी तो बेटर होगा। सेकंड इज़, आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए और चाहें तो इसको फर्स्ट पेज पे जो स्टार्टिंग के पेजेस खाली हैं वहाँ पे इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि अब ये समरी ही आपके काम आने वाली है। डिस्क्रिप्शन आप समझ चुके हैं इतने दिनों में, क्या चीज़ बेटर होती है, कैसे निकली ये वैल्यू, इनके पीछे का बैकग्राउंड, सब चीज़ आपको पता है। सेकंड इज़ पी हायर बेटर होता है, बहुत ज़्यादा हायर भी बेटर नहीं होता, लेकिन मैं एक बार के लिए हायर बेटर लिख देता हूँ। लोअर तो अंडर वैल्यूड है, उस कंपनी पे ध्यान ही नहीं है किसी का, वो पता नहीं कब उस लोगों की नज़र जाएगी या कोई ना कोई उसमें कमी होगी, इसलिए उसका पी लो है। पीवी पीबी अगेन हायर इज़ बेटर। नोटबुक में लिख लीजिए मेरे साथ, नेट प्रॉफिट मार्जिन, प्रॉफिट ओबियसली हायर होगा तो बेटर होगा। फिफ्थ इज रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न भी हायर होगा तो बेटर होगा। सिक्स इज डेट टू इक्विटी रेशो, यहाँ पे डेट कम होना चाहिए। सेम आंकड़े हैं, यहाँ पे रिटर्न को ऊपर रखा अपने इक्विटी के, इधर डेट को ऊपर रखा, तो ये लोअर आना चाहिए, रिटर्न ऑन इक्विटी हायर आना चाहिए। सेवेंथ इज इंटरेस्ट कवरेज रेशो। इसको याद करने के पर्पज़ से मैंने जानबूझ के आपको ये बताया था कि यार इंटरेस्ट ज़्यादा है तो बेकार होता है, लेकिन इंटरेस्ट कवरेज की बात है, ये ज़्यादा होगा तो बेटर होगा। वो आपको याद करने के पर्पज़ से मैंने दोनों में डिफ्रेंशिएट कर दिया था, क्योंकि कंफ्यूज हो जाते हैं कि इंटरेस्ट की बात है तो हायर होगा तो ख़राब होगा, लेकिन यहाँ पे इंटरेस्ट कवरेज वर्ड को याद दिलाने के लिए, नोट करने के लिए मैंने आपको बताया था।
एट्थ वन इज ईवी अपॉन EBITDA। इसका मतलब एंटरप्राइज की जो वैल्यू है, जो कंपनी है उसकी वैल्यू है, या एक वे में, सिंपल वे में आप मार्केट कैपिटलाइजेशन ले लीजिए। और EBITDA यानी अर्निंग, मार्केट कैपिटलाइजेशन के नीचे अर्निंग को रख के, तो अर्निंग अगर बड़ी हो जाएगी तो ये वैल्यू छोटी हो जाएगी, और अर्निंग अपन को बड़ी चाहिए अच्छी कंपनी में, तो ये लोअर होगी तो बेटर होगा। डिविडेंड यील्ड ऑब्वियसली हायर होगा, लेकिन डिविडेंड के चक्कर में नहीं भागा जाता। पता लगे डिविडेंड कैप्चर स्ट्रेटजी करने लग गए, डिविडेंड लेने लग गए और उधर आपके शेयर डूब गए, क्योंकि डिविडेंड लेके लोग भाग जाते हैं। तो डिविडेंड के लिए आपको बहुत नॉलेज चाहिए, डिविडेंड कैप्चर स्ट्रेटजी अपनाने के लिए। यहाँ पे ये अलग स्ट्रेटजी होती है, इसमें लोग सिर्फ डिविडेंड लेने के लिए ही कंपनी में आते हैं शेयर को, और लेके चले जाते हैं, तो शेयर का प्राइस गिर जाता है। इसमें राइट टाइम पे बाइंग और राइट टाइम पे सेलिंग ज़रूरी होती है। तो जब तक आपको नहीं पता है तो इस स्ट्रेटजी में कभी भी नहीं पड़ना है। डिविडेंड जो मिल रहा है उसमें संतुष्ट रहना है, नहीं मिल रहा तो ज़बरदस्ती किसी शेयर को सिर्फ डिविडेंड लेने के चक्कर में बाय नहीं करना है। हिस्टोरिकल रेवेन्यू ग्रोथ, हिस्टोरिकल रेवेन्यू ग्रोथ 1 ईयर का भी ले सकते हैं आप, 3 ईयर्स का भी ले सकते हैं, 5 ईयर्स का भी ले सकते हैं। 5 ईयर्स का बहुत मेजर टर्म हो जाता है, तो ओब्वियसली 5 साल के अंदर किसी का रेवेन्यू ग्रो हुआ है तो ओब्वियसली वो तो अच्छा है ही, नो डाउट। लेकिन किसी कंपनी का आपको लग रहा है यार रेवेन्यू ग्रोथ तो सही नहीं दिख रहा मुझे, तो 3 साल का कंसिडर करके देख लीजिए, 3 साल में तो कुछ दिया होगा उसने। 1 ईयर का तो क्या, एक ही उसका है तो इसको ज़रूरत नहीं है। तो कम से कम इतना तो आपको देखना है रेवेन्यू ग्रोथ, कि 3 साल में या 2 साल में देख लीजिए। एक ही शीट के अंदर लास्ट टाइम पे रेवेन्यू ग्रोथ किया था तो ज़रूरी नहीं है कि वापस से इस साल भी ग्रो करेगा। ऐसा हो सकता है एक टाइम पे पीक आया हो, अगले साल रेवेन्यू गिर गया हो, ओब्वियसली हायर होगा तो बेटर होगा। 11th इज अल्फ़ा। अल्फ़ा यानी निफ्टी से या जो भी इंडेक्स है उससे कितना आउट परफॉर्म किया है, तो ये भी अगर आउट परफॉर्म ज़्यादा करता है तो बेटर होगा। 12th इज़ बीटा, यानी वॉलेटिलिटी कैसी है उसकी, ये लोअर होगी वॉलेटिलिटी, यानी चंचल कम होगा तो ज़्यादा अच्छा होगा अपने लिए। हम सही टाइम पे एग्ज़िट कर सकते हैं, सही टाइम पे एंट्री ले सकते हैं, और एक दिन में ही ऊपर नीचे आ रहा है तो हमारे को चकमे ही देता रहेगा, ये हमें पता नहीं कहाँ जाएगा शेयर। तो ये टोटल 12 वैल्यूज़ हैं, इनमें हायर कौन सी बेटर होती है, लोअर कौन सी होती है, इसका कॉन्सेप्ट मैं समझा चुका हूँ। इसके लिए आप मेरे पुराने वीडियो लेक्चर्स को देख सकते हैं। इनको अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए, एक अलग ही पेज लेके इनको नोट डाउन कर लीजिए कि कंपनी में मैं क्या क्या देखूँगा, ये सब चीज़ें हैं। ऐसे तो बहुत सारी रेशोज़ हैं, सबको देखने की ज़रूरत नहीं है। किसी रेशो में टैक्स को हटा देंगे, किसी में टैक्स को जोड़ देंगे, किसी में लायबिलिटी को जोड़ देंगे, किसी में लायबिलिटी को हटा देंगे, तो इतना ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। हमें जो बेसिक रेशोज़ निकल के आ गई तो उन पे हम काम चला लेंगे। लिख लीजिए इसको नोटबुक में। नहीं लिख पा रहे हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए
और बाद में इसको देख लीजिए। अब मैं आपको मेरी एक्सेल शीट की तरफ ले चलता हूँ। हाँ जी, जो सेक्टर पी ये सेम होता है क्या, सेम सेक्टर का? हाँ सेक्टर की बात करेंगे तो सेम ही होगा। एक सेक्टर का पी और पीबी तो सेम पी की बात कर रहे हैं। जैसे एफएमसीजी सेक्टर की बात करेंगे तो उसका सेक्टर का पी सेम एक वैल्यू होगी उसकी, ठीक है। उसके बेसिस पे उस सेक्टर को कंपेयर कर सकते हैं। ये जो टर्म्स, एक चीज़, ये जो सारी वैल्यूज़ हैं, ये रेशोज़ निकाल लिए हमने। इन रेशियोज़ को सेम सेक्टर के ही की कंपनी से ही कंपेयर किया जाता है। ये लिख लीजिए कहीं पे, ऑलवेज कंपेयर्ड विद सेम सेक्टर, सेम सेक्टर से ही कंपेयर किया जाता है। और स्पेसिफिक जाना है आपको तो यहाँ पे सब सेक्टर लिख लीजिए, आपको सब सेक्टर मिल जाएंगे। मतलब सेम बिजनेस पे चले गए तभी इनका कंपैरिजन हो सकता है। दो बिजनेस अलग अलग टाइप के हैं, मार्जिन रेशियो अलग अलग चलते हैं उनके, कोई बिजनेस कैसे परफॉर्म करता है, कई बिजनेस कर्जे में ही रहते हैं, कुछ बिजनेस कर्जे में नहीं रहते, तो सबका काइंड डिफरेंट होता है। तो सेम बिजनेस को ही कंपेयर किया जाता है इन रेशियो को। तो ये फंडामेंटल का जो सबसे बेसिक रूल है वो है कि सेम सेक्टर से कंपैरिजन करना है। ऐसे नहीं है दूसरे सेक्टर का, एफएमसीजी सेक्टर का ऑटो सेक्टर से कंपेयर कर लेंगे, कैसे कर सकते हो? दोनों की फील्ड अलग है, मार्केट अलग है, रॉ मटेरियल अलग है, कहाँ से आता है किसका, कैसी कंपनियां कर्जे में ज़्यादा रहती है या ऐसी कंपनियां रेवेन्यू खुद रखती है, तो इस सब का मतलब काइंड डिफरेंट होता है। तो कंपेयर नहीं कर सकते उनको, आप कभी भी कंपेयर नहीं कर सकते, राइट? सर एक क्वेश्चन था। हाँ जी सर इसमें कुछ ऐसा सीक्वेंस है क्या कि ये सीक्वेंस के थ्रू से हम लोग को फिल्टर मारना है, अगर ठीक है। एक्सेल में फिल्टर करना रहेगा तो? अब मैं आपको फैक्ट बताता हूँ। ये सारी रेशोज़ तो आपने निकाल ली है, इसका सीक्वेंस सोचने के लिए मैंने बहुत टाइम लगाया, सोचा कि सीक्वेंस क्या रखें, लेकिन एक सेट मेथड नहीं निकल के आता। कोई भी मेथड ऐसा नहीं है जो आपको बता देगा कि ये सीक्वेंस है। ये भी जो थ्योरी है ये मेरी तरफ से ही है, जो मैंने निकाली है, कंपनी का रिटर्न ये सब देख के। नहीं तो देखने वाले तो पता नहीं कितनी वैल्यूज़ देख लेते हैं या किसी को देखना भी नहीं आता। मैं हर एक को उठा के जो भी वैल्यू होती है फ़िल्टर कर लेता हूँ। कोई इसका सेट ऑफ रूल नहीं है या मेरा कोई मेथड ऐसा नहीं है, कोई रॉकेट साइंस दूंगा मैं आपको कि मेरा मेथड दुनिया में बहुत सक्सेस जाएगा, ऐसा कोई मेथड नहीं है। यहाँ पे शेयर मार्केट में फंडामेंटल या टेक्निकल एनालिस्ट बहुत आए और बहुत गए, बहुत सारी थ्योरीज़ बनी, सब ने अपनी अपनी थ्योरीज़ दी कि यहाँ पे ऐसे होता है ऐसे होता है। सबकी थ्योरीज़ भी चली और थ्योरीज़ फेल भी हुई समय समय पे। तो यहाँ पे किसी की थ्योरी काम नहीं करी, पूरी दुनिया लगी हुई है इसकी थ्योरीज़ बनाने में कि कौन सी थ्योरी काम करती है। और हालांकि ऐसी कोई थ्योरी आज तक नहीं मिली है पैसा बनाने की, राइट? तो इनके अंदर कौन थैंक यू सा सर। फिल्टर पहले लगेगा कौन सा बाद में लगेगा इसका जवाब कोई नहीं दे सकता। ये आप अपना जब माइंड डेवलप होता रहेगा, आप कंपनी को एनालिसिस करेंगे, कहीं पे आप ये भी देखेंगे कि कई कंपनी डेट में है तो डेट में चलने देंगे उसको, लेकिन वो अच्छा परफॉर्म करेगी। जैसे मैंने आपको उसे पढ़ा दिया कि डेट वाली ज़्यादा है तो उस कंपनी को मत लो, लेकिन कई जगह वो डेट वाली कंपनी भी चलेगी। लेकिन मैंने आपको बेस्ट रूल बताया है जो यहाँ पे आप कभी भी धोखा नहीं खाएंगे, राइट? तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि किसको पहले लेना है, पहले किसको फिल्टर करना है, ये आपकी इच्छा है। आप चाहें तो डेट को पहले हटा सकते हैं। फिर इनके अंदर भी सेक्टर्स पे जाएंगे तो सेक्टर्स पे भी डिफरेंट रूल्स अप्लाई हो सकते हैं। जब सेक्टर का आप स्टडी करेंगे तो देखेंगे ये सेक्टर, पूरा सेक्टर ही डेट में रहता है, मतलब कर्जे में रहता है, तो उसके अंदर आप डेट वाले पार्ट को या उस रेशो को ही इग्नोर करना पड़ेगा आपको। ऐसा एयरलाइंस का बिजनेस है, घाटे में ही चलते हैं, तो अगर आपकी इच्छा है वो शेयर्स लेने की इस टाइप के बिजनेस में,
तो आप फिर घाटे को इग्नोर ही मारेंगे। तो इस रेशो को भी इग्नोर मारना पड़ता है बहुत सारी जगह, कई बिजनेस में। तो जब सेक्टर्स को स्टडी करेंगे, एक एक सेक्टर्स को उठा उठा के देखेंगे आप, तब आपको एक्सपीरियंस होएगा। और इसमें आप सालों लगाएंगे, मतलब खोज करते रहेंगे आप, तब जाके आप अपनी एक थ्योरी बना पाएंगे। मैंने मेरी अपनी थ्योरीज बना रखी है, सोचता हूँ कि ये कई बार वो फेल हो जाती है, फिर मैं दूसरी थ्योरी बना लेता हूँ। मतलब ये प्रोसेस आपका भी चलता रहेगा। तो बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो मैंने आपको एक समरी में बना के दे दिया है, राइट। थैंक यू सर। ओके, तो अब मैं एक्सेल शीट की तरफ जाता हूँ। आई होप आपने सबने ये लिख लिया होगा। राइट, ये हमारी एक्सेल शीट है जो हमने बनाई है, लास्ट क्लास में देखी होगी, और जो न्यू आज ऐड हुए हैं उनको मैं बता दूं। वैल्यूज़ हमको पता लग गई है कौन सी हायर अच्छी होती है, कौन सी लोअर अच्छी होती है, ठीक है। वैसे इन पे जब भी काम करना है तो जो लास्ट क्लास में देखा होगा आपने, मैंने रैंडमली उठा के उड़ा दिए, ऐसा नहीं होता। सर पहले इसको कहाँ से निकालना है? ये मैं आपको बता दूंगा एक बार इस क्लास ओवर होने के बाद में। बाकी मैंने आपको प्रोवाइड करा दी है ये शीट, राइट। ये शीट मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है, और मैं आपको बता दूंगा, ये शीट मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, तो वहाँ से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने इस पे फिल्टर लगा दिए हैं। ये कंपनी के नाम है, थैंक यू सर। ये कंपनीज के नाम है। अब ये लार्ज कैप से सॉर्टेड हैं, मार्केट कैप से, मतलब बड़ी कंपनी सबसे, फिर छोटी कंपनी, इस टाइप से सॉर्टेड हैं। सबसे पहला जो आप करेंगे इसमें, वो बिल्कुल बच्चू कंपनियां हैं, यानी सबसे छोटी कंपनियां, उनको तो उड़ाना ही है, राइट। ये काम तो आप कर ही सकते हैं। तो उसके लिए आप इसको उल्टा सॉर्ट कर देंगे, यानी स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, या फिर नीचे जाके उड़ाना शुरू कर देंगे। तो ये तो हमने सीधा उड़ा दिया। मैं कम से कम 20 करोड़ तक की कंपनियां तो उड़ा ही देता हूँ, क्योंकि 20 करोड़ कुछ भी नहीं होता। यहाँ पे स्मॉल कैप 2000 करोड़ तक होती है। तो 20 करोड़ में कोई कंपनी है तो वो कंपनी नहीं है, वो शेयर में सिर्फ खेलने आया है, अपर सर्किट लोअर सर्किट खेलने, राइट। और इवन इससे भी ज़्यादा, इसका भी कोई सेट रूल नहीं है। ये रूल आप जब स्टडी करेंगे तब आप खुद ही इस टेबल में बैठेंगे, तो आप खुद ही समझने लग जाएंगे, यार ये तो, जब इनके शेयर्स को देखेंगे, इनके टेक्निकल को देखेंगे। एग्जाम्पल के लिए चलो एक बार मैं फिर से दिखाई देता हूँ। स्मॉलेस्ट के अंदर अभी मैंने वो उड़ा दिया, लेकिन फिर भी मैं एक ये कंपनी लेता हूँ, वर्थ, WORTH। ये इसका टेक्निक वो दिखा रहा हूँ, ग्राफ। ये एक एक दिन में इतनी भागती है कंपनी, राइट। बड़ी बड़ी लंबी लंबी कैंडल्स हैं। ये यहाँ पे 88 रुपीज़ की थी, और दिन के एंड में 101 रुपये, यानी 10 10 15 15 रुपये, समझ रहे हैं। इस 100 रुपये के मतलब 15% 20% एक दिन में, 100 रुपये के ऊपर देखें तो ये 15 15 20 20% एक दिन में भाग जाती है। तो ये कैंडल्स बता रही है 5 5 4 4% की कम से कम होगी, इनको कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। यहाँ देखिए इसकी हालत ख़राब है। ये क्या है, टिक 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 टिक, ये अपर सर्किट लोअर सर्किट लगे हैं, ये देखो, ये डॉट डॉट लग रहे हैं, इतने तो लोअर सर्किट लग गए। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट अपवाद है, ऐसों में घुसना ही नहीं है, जिसमें इतने फ्रीक्वेंटली अपर सर्किट लोअर सर्किट लगते हैं। रिलायंस में लगता हुआ देखा है कभी? दूसरे एग्जांपल पे चले जाओ, ये ग्लोबिन पे चले जाते हैं, अच्छा नाम लगा इजी सा लिखने में,
जो है मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ, मैं कोई ऐसे सेलेक्ट करके नहीं लाया। ग्लोबिन, आगे क्या है, ग्लोबिन इंडिया, गॉबलिन है, सॉरी, GOBLIN इंडिया, गॉबलिन इंडिया, ये कंपनी को ले लीजिए। ये देखिए इसका ग्राफ, आया मज़ा? बर्बाद कर दिया होगा इसने बहुतों को। यहाँ से शुरू होता है, 130 रुपये का शेयर शुरू हुआ 2019 में, और यहाँ ला के बर्बाद किया 20 रुपये, 19 रुपये का शेयर, देख रहे हैं आप। तो ये जो आप जब इनमें और अंदर स्टडी आपको खुद को करनी पड़ेगी, एक एक कंपनी में नहीं जाऊँगा, तो आप ये भी मान सकते हैं ये 20 करोड़ तक की भी कोई कंपनियाँ नहीं होती, कचरा हैं ये सब नीचे जितने भी थे ये कचरा हैं। और कोई आपको इनमें राय दे देना कि इनमें ले लेना, तो भूल से भी मत जाना, वो उसी का ही कोई आदमी है, इसी कंपनी का, वो आया ही पैसे बनाने था, अब लोगों को फंसाने आया था। वो पब्लिसिटी करेगा, पब्लिसिटी कैसे करेगा, यूट्यूब पे डालेगा, पब्लिसिटी कैसे करेगा, इंस्टाग्राम की पोस्ट डालेगा, फेसबुक पे डालेगा, इन्हीं के माध्यम से वो अपनी पब्लिसिटी करेगा अपने कंपनी की। या फिर उसकी ज़्यादा जज जाएगी, उसके डंडा चल जाएगा तो अखबार के अंदर बड़ा सारा एडवर्टाइजमेंट दे देगा, और आप इसके चंगुल में फंस जाएंगे, आपको भी उसका मार्केट कैप भी नहीं देखेंगे और ऐसी कंपनी में फंस जाएंगे। एक एग्जांपल और ले लेता हूँ ताकि कंफर्म हो जाएगा, कोई सा भी उठा लीजिए, मैंने शॉर्ट कर रखा है, मैं CMM इंफ्रा प्रोजेक्ट्स, ये लीजिए, आया मज़ा? कंपनी है, कंपनी की हालत देखो, शेयर डेली अपर सर्किट लग रहा है, यहाँ से कूदता है, नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है। 4 रुपये का शेयर था, 3 रुपये, यहाँ पे और भी कम हो जाएगा, 2 रुपये का शेयर था, ये भागा और भागते 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 19 रुपये का शेयर हो गया, कितना गुना हो गया। यह हाल है इन कंपनियों के, यह आपको मिनटों में डुबो देगी। फिर ये 19 रुपये का शेयर हुआ, अब ये यहाँ पे नीचे आ रहा होगा, किसी ना किसी ने कह रखा होगा शेयर बहुत अच्छा है, कंपनी बहुत अच्छी है, भागेगी, तो यहाँ पे वो रोक के बैठा हुआ है, वो ज्ञानी महाराज के ज्ञान के कारण कि हाँ भागेगी, उन्होंने बोला था, तो रुका रहेगा, वो लेके डुबो देगा उसको। तब वो एक दिन बोलेगा यार मैं क्या करता, मैंने तो सही राय दी थी, मैं तो अखबार में देखा था। तो ठीक है, तो ये आपका एक्सपीरियंस ही बता देगा। ये जो नीचे की कंपनी है, यहाँ पे अब मेरा मन कर गया और 50 तक ले जाता हूँ, ये लीजिए। तो ये कोई सेट रूल भी नहीं है और ना ही मुझे पता है कहाँ तक उड़ाना है, राइट। और अब देख लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। अब ये नितिन, अच्छा नाम है, मैं नाम जो इजी है, जो वहाँ तक जाने में याद रहेगा, वो नाम ले रहा हूँ। नितिन कास्टिंग्स, ये कंपनी है, ये लीजिए, हाल तो इसका भी वही है, खुद देख लीजिए ग्राफ इसका क्या है। ये टिक टिक जो होते हैं, ये छोटे छोटे से दाने, ये बताते हैं खुलती नहीं है कंपनी का शेयर, मतलब कोई बाइंग सेलिंग नहीं आती, सीधे अपर सर्किट लोअर सर्किट लगते हैं सुबह शाम में, ये देखो। तो ये जो नीचे के हैं ये अपवाद हैं सारे, ये कंपनीज नहीं है, तो इनको आप अपनी मर्जी से, सबसे पहला राउंड ये तो उड़ा ही सकते हैं आप, जहाँ तक आपको लगे 100-200 चेक करते जाइए, यहाँ तक लग रहा है ये कंपनीज नहीं है, इनकी हालत ऐसे ही डॉट डॉट आते रहें, डैश आते रहें, यानी कि इनमें अपर सर्किट लोअर सर्किट लग रहे हैं, उनको उड़ाते रहिए, राइट। फिर आपके पास स्मॉल कैप में भी थोड़ी मैच्योर्ड कंपनी मिलेगी एकदम। ये तो कंपनी क्या है, आई इसलिए है, कई लिस्टिंग इसलिए करवाते हैं कि लोगों से पैसा बना लें, और कुछ नहीं होते उनके पास बैलेंस शीट। एक कमरे में कंपनी खुली होती है, जैसे कमरे में मैं बैठा हूँ अभी, सेम ऐसे ही कंपनी में, और वहाँ पे बस लिखा पड़ी होती है, फाइनेंशियल शीट बन जाती है, कोई ना कोई दलाल मिल जाता है और लगा देता है, NSE BSE में लिस्टेड करवा देता है, और उसके बाद में बैठे बैठे खेलते रहते हैं। कैसे खेलते हैं वो राम जाने, ठीक है, समझ गए। तो ये ऐसे करके आप पहले ही उड़ा सकते हैं। इसके बाद में क्लोजिंग प्राइस से तो देखो किसी को जज नहीं कर सकते,
यहाँ पे अभी अपन को किसी को जज नहीं कर सकते, ये क्लोजिंग प्राइस वैसे ही रखा हुआ है, यानी लास्ट जो प्राइस था उसका शेयर का। पी रेशो अगेन जज करना है इसको तो ऐसे जज नहीं कर सकते, इसको भी, इसको जज करना है तो आपको सब सेक्टर को फिल्टर मारना पड़ेगा। फिल्टर कैसे मारेंगे, कल वाली एक्सरसाइज करते हैं। मैंने आपको एक एक्सरसाइज दी थी कि केमिकल सेक्टर की स्मॉल कैप कंपनी बताइए, तो आज उसका सिलेक्शन करेंगे आज हम, राइट। पहले अनचेक कर देता हूँ, इसमें केमिकल सेक्टर ढूंढते हैं। केमिकल में भी कई हैं, डाइवर्सिफाइड केमिकल्स एंड ऑल। ये देखो कमोडिटी केमिकल्स, फिर आओ डाइवर्सिफाइड केमिकल्स, और नीचे चलते हैं। कोई केमिकल चला गया हो तो मुझे बता देना। स्पेशलिटी केमिकल्स, केमिकल्स की भी कई कैटेगरीज हैं, तो एक बार मैं सारे ही केमिकल्स ले लेता हूँ जिसमें भी केमिकल शब्द है, राइट। और खाली केमिकल्स भी नहीं है क्या, जिसमें सिर्फ केमिकल लिखा हुआ हो, नहीं है, सॉरी। ठीक है, तो ये केमिकल्स की कंपनीज आ गई है हमारे पास, टोटल 143 केमिकल की कंपनी आ गई। सेकंड मैंने कहा था कि इसमें स्मॉल कैप आनी चाहिए, यानी कि 2000 से कम आनी चाहिए। तो एक बार मैं यहाँ 2000 से नीचे वाली, ऊपर वाली उड़ा देता हूँ मैं, ये लीजिए उड़ गई। अब ये सारी स्मॉल कैप कंपनीज हैं, ये कितनी हुई 83। इनमें से बेस्ट आपको ढूंढनी है। तो अब अपन इसके ऊपर थोड़े स्टडी करेंगे तो इससे आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, क्योंकि हम सेक्टर्स के ऊपर जाके फिर स्टडी कर रहे हैं। क्लोज प्राइस कोई काम की नहीं है अपने लिए, जब शेयर बाय करने जाएंगे तब काम आएगी कि हमें कितने शेयर बाय करने हैं उस क्लोज प्राइस के ऊपर। पी रेशो, पी रेशो यहाँ देख लीजिए क्या चल रहा है, हालांकि कुछ समझ नहीं आएगा। इसका तरीका ये है कि एक बार यूँ करिए, यहाँ पे एवरेज आ जाएगा 25, स्क्रीन के ऊपर नीचे लिखा हुआ जाता है 25 एक्सेल में, तो इसका एवरेज अराउंड 25 के अराउंड आ रहा है। ठीक है, इसको लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट सॉर्ट कर दीजिए। तो ये तो देखो बहुत हाई है, ये 3 4, ये तो जंप मारे हुए हैं, तो इनको तो हम सीधे सीधे ही उड़ा देते हैं, इतना हाई भी हमारे को पी नहीं चाहिए, ये उड़ा दिया। लोअर लेवल पे जाओ, लोअर से भी छटाई करनी है ना, पहले एक बार इसको फ्रीज कर देते हैं सेल्स को, राइट। हाँ, अब हम लोअर पे चलते हैं नीचे, तो यहाँ पे पी ये माइनस में माइनस में माइनस में माइनस में थोड़े से हैं, इनको सारे को ही उड़ा देते हैं, ऐसा करते हैं कि ज़्यादा है नहीं। ये लीजिए, ये भी उड़ गए, राइट। अब ये ठीक ठाक पी वाली कंपनीज रह गई। एवरेज अपना कितना आ रहा था 25 के अराउंड का, अब एवरेज 20 के अराउंड का है, तो वहाँ 20 से थोड़ी बहुत ही ऊपर नीचे हैं कंपनीज, चल जाएगी, क्योंकि मैक्सिमम हमारे यहाँ 50 आ रहा है और मिनिमम 3 आ रहा है। तो अब ये पी ठीक ठाक है इन सब का। अर्निंग पर शेयर्स पे आइए, एवरेज कितना चल रहा है, एवरेज आ रहा है 2930 का। पहले एक बार सॉर्ट कर लीजिए इनको, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। ये वर्धमान होल्डिंग्स लार्जेस्ट है, इसमें तो अर्निंग पर शेयर ज़्यादा से ज़्यादा भी चल जाता है, लेकिन नेगेटिव
एज सच कोई है नहीं, 1 2 3 के हैं, चला लेते हैं मन इनसे काम। तो 30 के अराउंड का एवरेज ठीक है, इसके बेसिस पे शॉर्ट नहीं कर रहे हम, कि अर्निंग सबकी ठीक है, कोई ऐसी नेगेटिव अर्निंग किसी की भी नहीं है। पीबी रेशियो नहीं देखते। नेट प्रॉफिट मार्जिन यानी कि कंपनी का प्रॉफिट कितना हुआ, हायर इज बेटर, ये हायर ले लिया। नेट प्रॉफिट मार्जिन सभी का ही अच्छा प्रॉफिट है, ये 2-3 नीचे से चाहो तो उड़ा सकते हो, 2 उड़ा देते हैं, राइट। इसके बाद में 5 ईयर एवरेज भी देख लेते हैं। ये 1-2 का है जिनका नेगेटिव आ रहा है 5 ईयर एवरेज में, ये 2-3 भी उड़ा देते हैं। ये लीजिए, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ज़्यादा होगा तो अच्छा होगा, तो लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट रखते हैं। ये ज़्यादा है इन सब का, तो ये अच्छे हैं। स्मॉलेस्ट हैं ये, तो इनमें भी हम ऐसा करते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ छटनी करनी है, मतलब जैसे करते हैं बालों की छटाई कर देते हैं ऊपर ऊपर से, ऐसे थोड़े थोड़े हटाते जा रहे हैं तो बेस्ट क्रीम निकल के आ जाए अपने पास। ज़्यादा भी नहीं उड़ा रहा मैं, क्योंकि क्वांटिटी इनमें ऑलरेडी 59 पे आ गया हूँ मैं, 60 कंपनी ही बची है अपने पास, तो बड़े बड़े लेवल पे उड़ाने लग गया तो फिर लास्ट में पता लगा सब कुछ ही उड़ गया, फिर एक्सरसाइज पूरी दोबारा करो, तो फिर ऐसे अपन करते ही रह जाएंगे, है ना। कुछ तो निकाल के लाना है इसमें से। तो रिटर्न ऑन इक्विटी ऑलमोस्ट सबके पास रिटर्न भी है, किसी ने 2 गुना रिटर्न दिया है, किसी ने 3 गुना, 40% रिटर्न। डेट टू इक्विटी रेशो यहाँ पे स्मॉलेस्ट इज़ बेटर, लोअर जो है वो अच्छा है। नीचे चले जाएं, ये लीजिए, तो इनका डेट बहुत ज़्यादा है, तो ये 4-5 तो मैं ऐसे उड़ा देता हूँ, यहाँ से यहाँ तक उड़ा देता हूँ, ठीक है, ऐसे रफली उड़ा रहा हूँ मैं। इंटरेस्ट कवरेज रेशो, ये देखिए ये रिजेक्शन प्रोसेस चल रहा है, कहाँ तक किसको रिजेक्ट करना है, कोई सेट रूल्स नहीं है, क्योंकि फिगर सब जगह अलग अलग आएंगे। ये आपको जैसे जैसे एक्सपीरियंस होगा तब आप खुद ही समझने लग जाएंगे, यहाँ पे ये रेंज ठीक ठाक लगती है, या एक्सेल आपको अपने आप बता देगा क्या रेंज ठीक होती है, उस बेसिस पे आप कर सकते हैं। इंटरेस्ट कवरेज रेशो हायर होगा तो अच्छा होगा, तो इसको भी लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट रखते हैं। और नीचे आते हैं, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इनका नहीं दिया हुआ, तो मैं इन कंपनीज़ को सीधे ही उड़ा देता हूँ, राइट। अब आता है ईवी बाय एबिडा, लोअर होगा तो बेटर होगा, तो इसको लोअर से सॉर्ट करते हैं, स्मॉल से लार्जेस्ट, ये आया। तो इनमें भी अपन 4-5 कंपनियां यहाँ तक उड़ा देते हैं, 15 तक उड़ा देते हैं, थोड़ी बहुत कंपनियां यहाँ पे भी हटा देते हैं, ठीक है। डिविडेंड यील्ड ज़रूरत नहीं है, तो जब सेलेक्ट कर लेंगे उसके बाद में कंपनी का देख लेंगे हमको क्या देगी। हिस्टोरिकल रेवेन्यू ग्रोथ होनी चाहिए, तो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट करके, और नीचे के जो ये हिस्टोरिकल रेवेन्यू ग्रोथ नहीं रही इन कंपनीज़ की, तो इस बेसिस पे इन 3-4 को उड़ा देते हैं। ये 2 गुने तक रख रहा हूँ मैं, ये जिनका 2 गुना भी रेवेन्यू ग्रोथ नहीं हुई, 2% भी, तो उनको मैं उड़ा रहा हूँ। ये रूल हर सेक्टर का अलग अलग चलेगा, क्योंकि हर सेक्टर में ये फिगर्स डिफरेंट आएगी, तो उन फिगर्स पे ऊपर आपको खेलना है, राइट। तो हर सेक्टर की स्टडी हम यहाँ नहीं कर सकते, तो वो आपको खुद देखना पड़ेगा कि इस सेक्टर का कैसा है, या पूरी शीट को लेके बैठेंगे, एक बार प्रैक्टिस करेंगे, छटनी करेंगे, दोबारा करेंगे, तो हर बार रिजल्ट भी अलग अलग आएगा आपका। लेकिन फिर भी मैं वैसे ये करता हूँ, 2-3 बार करता हूँ एक्सरसाइज, और जो 2-3 बार में जो सेम कंपनी निकल के आती है ना, यानी मैंने अलग अलग एंगल से किया, कई बार उसको हटाया उसको हटाया, यानी ये तो हर जगह पास होकर निकल के आ रही है सब एंगल से, ठीक है। तो ऐसी कंपनीज को तो रख ही लेता हूँ। अल्फ़ा हायर होता है,
वो बेटर होता है। इनका कोई अल्फ़ा नहीं है या नेगेटिव है रिटर्न, तो यहाँ सविता ऑयल से यहाँ तक उड़ा दिया, राइट। अब हमारे पास बहुत छटी हुई कंपनियाँ रह गई, 18 कंपनियाँ रह गई। अब बीटा वैल्यू तो देखो, बीटा वैल्यू यहाँ पे सभी की 1% से ज़्यादा है। ये ज़्यादा इसलिए है क्योंकि ये सभी स्मॉल कैप कंपनियाँ हैं, राइट। तो ये तो अपन को दिख रहा है 1% से सबकी ज़्यादा है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। ज़्यादा चाहो तो इसमें लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट जो होता है वो अच्छा होता है, नीचे से करेंगे, ठीक है। ये स्मॉलेस्ट जो है वो अच्छा है, 1% के नज़दीक है जो, ये एक को उड़ा देता हूँ बस मैं, बाकी ज़्यादा उड़ा नहीं रहा मैं इसमें, इसके बेसिस पे। अब आते हैं म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स। यहाँ पे म्यूचुअल फंड वालों का किसी में भी रुझान नहीं है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग्स तो इसमें बहुत अच्छा रहा है, तो मैं अगर डिसीजन इनके बेसिस पे लूँ तो मैं इसको अपने हिसाब से हाईलाइट कर लूँगा, इस कंपनी को। सेकंड, इस कंपनी को भी हाईलाइट कर सकता हूँ। कुल मिला के ये जो सब कंपनीज जो निकल के आई है ना लास्ट में मेरे पास, ये लास्ट में जो ये 15 कंपनियाँ निकल के आई है मेरे पास, 16 कंपनियाँ, तो ये सभी अच्छी है स्मॉल कैप में। अब मैं इनमें जो फाइनल डिसीजन लेना होगा वो मैं फिर टेक्निकल के बेसिस पे लूँगा कि अभी इनका हाल क्या चल रहा है। अभी ये बॉटम बना चुकी है या बहुत हवा में उड़ रही है, अगर बहुत ज़्यादा ऊपर उड़ रही है तो इनका छोटी क्वांटिटी में बाय करूँगा, क्योंकि कब वो बैक मार जाए मुझे पता नहीं है। बहुत नीचे चली गई, फंडामेंटल ऑल राइट है, तो मैं उसको एंट्री ले सकता हूँ उसके अंदर। तो यहाँ पे अब मैं डिसीजन थोड़ा टेक्निकल के ऊपर लेऊँगा। ये जो कंपनीज मेरे पास निकल के आई, ये थोड़ी अच्छी कंपनीज निकल के आई है मेरे पास। अब आप लोगों ने भी कई एक्सरसाइज करके दी थी मुझे, तो कुछ शेयर्स के नाम आप खुद ही बता दीजिए, उनमें से खुद चेक भी कर लीजिए कि इनमें से कोई कंपनी आपकी भी निकल के आई थी क्या, राइट। स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहे तो उसका, और फिर चेक कर सकते हैं। तो ये अगेन मेरा, मैं अपन ने रैंडमली किया है, आपने भी रैंडमली किया होगा। कौन सा निकल के आएगा इसका कोई गारंटी नहीं है कि आपका और मेरा सेम रिजल्ट निकल के आएगा, क्योंकि पता नहीं कौन से सॉर्टिंग मेथड में कौन पहले उड़ गया, कौन सा रह गया। तो ऑलमोस्ट ये मान सकते हैं, अब ये किसी भी कंपनी को ले लीजिए, ये किरी इंडस्ट्रीज़ है, इसकी बात करते हैं अपन। अब इंडस्ट्री को स्टडी करते हैं। ये स्पेशलिटी केमिकल बनाती है, मार्केट कैप इसका अच्छा खासा है, यानी मिड कैप की तरफ बढ़ रही है, ठीक है। क्लोज प्राइस 500 के करीब का कंपनी का है। इसका अब टेक्निकल देखिए, किरी इंडस्ट्रीज़। अब टेक्निकल पे इसका काफ़ी आइडिया लगेगा हमारे को कि अच्छी कंपनी है या नहीं है, राइट। यहाँ पे आपको वो छोटे छोटे वो दाने नहीं मिलेंगे इसके ग्राफ में। अब इसको थोड़ा ग्राफ को फैला लेते हैं। अब ये काफ़ी टाइम से देखेंगे, 1 मिनट को 1 ईयर पे लेके, तो ये गिर रही है वैसे तो कंपनी काफ़ी टाइम से। यहाँ से 670 रुपये से लेके इसने 447 रुपये पे करेक्शन कर लिया है, काफ़ी करेक्शन हो गया है इसका। अपने बॉटम पे भी आ गई है, और इसकी प्राइस यहाँ पे देखें तो जुलाई के नज़दीक आ गई है। जो निफ्टी का हाल चल रहा है आजकल, जुलाई के आसपास आ चुका है वो भी। तो इतना रिस्की ये शेयर है नहीं, हालांकि इसकी बीटा वैल्यू ओब्वियसली ज़्यादा है, स्मॉल कैप है तो लहराता हुआ ही दिख रहा है इसका ग्राफ। तो इसमें लॉन्ग टर्म रुक भी सकते हैं, एक पोर्शन इसमें डाला जा सकता है। कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन अपनी इस बेसिस पे आया है, तो मतलब धोखा खाने की चांस यहाँ पे कम है। नेक्स्ट जैसे देखते हैं तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट्स। ये कंपनी ऑलरेडी भाग चुकी है। कब भागी और कहाँ भागी?
ये देखिए यहाँ तक तो नॉर्मल चल रही थी, लेकिन पता नहीं मार्च के बाद में इसने क्या रफ्तार पकड़ी, ये उड़ गई। तो यहाँ से लेके इसने यहाँ तक का हाई बना डाला, मतलब भागती भागती इतना शेयर, इसका वैल्यू 48 रुपये का शेयर था कुछ करीबन, 50 रुपये के करीब का था, जो 150 छू गया था, और 150 के बाद में अब वापस 100 पे आ गया है। तो अपना ये सेंटर में आ गई है, इसके यानी हाई और लो के बीच में आ गई है। मैं तो ऐसे शेयर में यहाँ बीच में और थोड़ा सा नीचे आ जाए, क्योंकि आपको पता है कंपनी अच्छी है तो दूसरे को भी पता है कंपनी अच्छी है। ये एनालिसिस आप ही नहीं कर रहे हैं, बड़े बड़े लोग जो हैं वहाँ पे वो बैठे हैं वो भी कर रहे हैं, इसलिए इस कंपनी को इतना भगाया है, और जो इसके साथ जुड़ा होगा उन्होंने बहुत ही अच्छा रिटर्न लिया होगा। अब लेने के लिए थोड़ा पेशेंस चाहिए होगा, क्योंकि कई बार शेयर को पहले ही भगा के उसके ओवर वैल्यूड कर देते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर ये जो शेयर है 75 रुपये के करीब यहाँ आ जाएगा ये, तो काफ़ी रीज़नेबल रहेगा, इसके अंदर एंट्री ले सकते हैं। और देख लेते हैं गिरती है नहीं, बाकी एंट्री यहाँ पे भी ले सकते हैं, यहाँ पे आके इसको एक बार एवरेजिंग कर सकते हैं, नीचे जाता है तो इसको छोड़ सकते हैं। वैसे छोड़ने लायक कुछ भी नहीं है, क्योंकि कंपनी ऊपर ही जाएगी, इसका ग्राफ बता रहा है। क्यों बता रहा है? क्योंकि इसने अच्छा ग्रो किया है। इसका पी रेशियो एक बार देख लें, प्राइस टू अर्निंग। प्राइस इसका 7 गुना ही है, कोई बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड भी नहीं है ये शेयर। आज की डेट में जो 102 रुपये की इसकी वैल्यू है क्लोजिंग प्राइस, इसके बेसिस पे बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड शेयर नहीं है, महंगा शेयर नहीं है ये, ठीक है। इनमें से कोई भी ऐसा ज़्यादा महंगा शेयर नहीं है, जैसे 17 गुना है तो ये थोड़ा महंगा है, बाकी ये सब नॉर्मल शेयर्स निकल के आ रहे हैं। ये है श्री पुष्पक केमिकल, ये बहुत ज़्यादा महंगा शेयर है, इसका एक ग्राफ देखते हैं एक बार। पुष्कर केमिकल्स, ये श्री पुष्कर केमिकल्स। आप देख रहे हैं जो ये छटाई हुई है, इसके अंदर कोई भी अपर सर्किट लोअर सर्किट वाली चीज़ें ज़्यादा नहीं दिख रहे। स्मॉल कैप में देख रहा हूँ मैं, लेकिन फिर भी नहीं आ रहे, क्योंकि उनकी छटाई हो चुकी है, वो कचरा था। कोई भी ऐसे शेयर को रिकमेंड करता है जिसके अंदर अपर सर्किट लोअर सर्किट फ्रीक्वेंटली लगते हैं, इसका मतलब या तो उसको भी कुछ नहीं आता, या उसने कहीं से कॉपी किया है, उसको कुछ नहीं आता, उसको ये भी नहीं पता शेयर कैसे होते हैं, क्या सेलेक्ट करते हैं। 4,500 शेयर्स हैं, उनमें से मैं उसी पे ही जाऊँगा कि जो अपर सर्किट लोअर सर्किट जिसको खेल रहे हैं, जो कंपनी का ओनर है CEO, वो बैठा है ऐसे कमरे में मेरी तरह, और सिर्फ कागजों के अंदर उसको ऊपर नीचे किए जा रहा है। तो ऐसे शेयर्स को ध्यान नहीं देना है आपको। अच्छा, इसने आज बहुत अच्छा फॉल किया है और नॉर्मल प्राइस पे आ चुका है ये इसका ऑल टाइम ग्राफ है। 65 रुपये का शेयर स्टार्ट हुआ था 2016 में, फिर कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया होगा। 2017 के बाद से इसने नीचे की रफ्तार दिखाई, और फिर अब ये ऊपर की जा रहा है। अब ये फिर नीचे भी हो सकता है, या जैसे इसका पैटर्न रहा है, हर 3-4 ग्रीन के बाद में एक दो रेड आ रहे हैं, तो ऐसा करके अब ये यहाँ पे रुक सकता है यहाँ तो, या और इससे ज़्यादा नीचे जाता है, यानी इस लेवल से अगर नीचे जाता है तो अब ये नीचे का ट्रेंड बना देगा, पक्का वाला ट्रेंड बना देगा, और फिर ऐसे शेयर्स को छोड़ देना चाहिए। कि कंपनी अच्छी तो है, लेकिन शेयर टेक्निकल वाइज इसमें एंट्री नहीं लेते। तो रिस्क तो देखो सब जगह ही है, हमने बेस्ट सेलेक्ट करी, उनमें भी मिली। ये देखते हैं 20 माइक्रोन्स कैसा शेयर है। ये 20 माइक्रोन्स का ग्राफ है। देखिए एक चीज़ देखिए, ये 2021 है, एनुअल रिपोर्ट आई होगी इसकी, इसको भगा ले गए कहीं ना कहीं बीच में। सब में ऐसा रहा है, एक बार बीच में ही इनको भगा भगा के ले गए, और वहाँ से लेके ये मई से लेके आज तक वहीं घूम रहा है। यानी ये अपने इस प्राइस के ऊपर आ गया, आज 55 रुपीज़ का शेयर हो गया। ये अपने मई के वैल्यू पे, यहाँ पे डेट भी लिखी हुई आ रही है नीचे, 14 मई, तो उस लेवल पे आ चुका है, ये मई के लेवल पे आ गया।
और इसने जो अपनी चढ़ाई करी थी यहाँ से लेके यहाँ तक, उसको आधा काट दिया है, और थोड़ा काट ले तो यहाँ पे बॉटम इसके यहाँ पे आ जाएगा, तो इसमें एंट्री ली जा सकती है, क्योंकि ये थोड़े टाइम बाद में फिर ऊपर जाएगा। तो इस टाइप से ये स्मॉल कैप कंपनीज की बात कर रहे थे अपन। और कोई इसमें नहीं आया, ठीक है। तो इस टाइप से हमने इनकी सॉर्टिंग करी। एक कौन सा था, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो पूछ सकता है। अब इसमें मैं एक बार रुक जाता हूँ। सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ सर, हाँ। कोई क्वेश्चन पूछना है? समझ में आया है क्या कर रहे हैं हम? एक कंफ्यूजन जरूर रहा होगा कि कोई सेट पॉलिसी नहीं निकल के आई, कोई सेट रूल्स नहीं निकल के आएगा इसमें आपके पास कि ये पहले उड़ाना है, ये पहले उड़ाना है। अब वो तो जो आपको खुद देखना है उसके बेसिस पे उस सेक्टर के अंदर कंपेयर करके। लेकिन ये सारे अच्छी कंपनीज निकल के अपने पास आ गई है स्मॉल कैप में। समझ ये सब मेन क्वेश्चन तो मेरा यही था ना, मतलब मैंने शीट खोल के देखी थी, कल तो मैंने क्लास अटेंड की थी, तो मुझे यही लग रहा था कि मतलब शॉर्ट कैसे करते चले जाएंगे, क्योंकि हर बार तो वैल्यू ऊपर नीचे होती चलेगी कंपनीज। नहीं, वैल्यू तो ये ऊपर नीचे होगी। ये जो नहीं सर, कंपनीज कह रहा हूँ ना, जैसे ना कि मान लीजिए पहले मैंने पीबी के हिसाब से कर दिया, पी के हिसाब से, हाँ तो मान लीजिए कोई कंपनी एक कंपनी ऊपर आ गई, अब मैं किसी और के करूंगा तो फिर वो नीचे चली जाएगी। तो मुझे यही कंफ्यूजन थी, सेलेक्ट कैसे करा जाएगा। तो इसके लिए मैं यही करता हूँ, जिसकी ज़्यादा ओवर वैल्यू दिखती है कोई भी एक ग्राउंड के ऊपर, जो बहुत मेजर ग्राउंड होता है उनकी छटनी करता जाता हूँ, तो ताकि फिल्टर होके बेस्ट निकल के आए, तो छोटा सा फिगर आ जाए। अब आप यहाँ पे भी देखेंगे तो ये लास्ट में अपने पास 17 कंपनीज आ गई स्मॉल कैप की, और किसमें? केमिकल सेक्टर में। 17 कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे आप, कोई भी अपना पोर्टफोलियो बनाएगा 17 कंपनीज स्मॉल कैप की और केमिकल सेक्टर में, कोई नहीं बनाएगा ना। तो यहाँ पे एक का सिलेक्शन करना बहुत टफ हो जाता है, राइट। तो ऐसे इनका जो सॉर्टिंग करनी है वो सेक्टर के बेस पे करनी है। कौन सा सेक्टर आपको पसंद आता है, इस टाइप से आप 3 या 4 या 5 सेक्टर मैक्सिमम चुन लीजिए। सब सेक्टर के ऊपर खेलेंगे तो आपकी खिचड़ी बन जाएगी। केमिकल सेक्टर पे करेंगे तो आपका थोड़े दिन में माइंडसेट अपने आप बनने लग जाएगा कि इस सेक्टर के अंदर ये कंपनीज है, ये जो मेरी टॉप निकल के आई, इस सेक्टर के अंदर जो एवरेज अर्निंग पर शेयर होता है वो ये चलता है। यहाँ पे आपको फिगर कोई भी 20 या 30 से ज़्यादा ऊपर नहीं दिख रही ना, तो एक एवरेज दिमाग में निकल के आ जाएगा, हाँ यार ये रेंज चलता है। कोई ऐसा तो रेंज नहीं दिख रही ना यहाँ 100, 200, 300 नहीं है ना। तो सेम वे ये एवरेज कैसे निकल के आएंगे, जिस कंपनी के ऊपर आप खेलने लगेंगे उस कंपनी का डेटा आपके दिमाग में सेट होने लगेगा। तो एक एक सेक्टर को पकड़िए, रोज़ एक्सरसाइज करिए इसके ऊपर, बेसिस पे क्या रहता है इसका, ये कंपनी कैसी है, इसकी सारी कंपनीज। तो ये स्टडी आपको खुद को करनी होगी, ठीक है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे आपको ये याद होने लग जाएगा कि इन सारी कंपनीज का देखिए आप EV बाई EBITDA रेशो क्या चलता है, तो इस टाइप का चलता है, ठीक है। कोई ऐसा तो नहीं है फिगर 75, 100, 200 ऐसा कुछ आ रहा हो, नहीं आ रहा ना। तो ये आपको एक्सपीरियंस से पता लगता है। एक बार मैं इसमें सारे ओपन कर देता हूँ, ये कर दिया, और अब EV बाई EBITDA जो है ये देखिए क्या आया, फिगर इतनी बड़ी है इसमें आ भी नहीं रही, देख रहे हैं। तो अब आप उस सेक्टर में गए थे तो आपको पता लग गया था 100 से नीचे चलता है इनका, और यहाँ पे आए तो आपका ऐसे हर सेक्टर का अलग अलग निकलेगा। तो ये आप स्टडी जब कर लेंगे तभी आपको पता चल पाएगा। और कोई क्वेश्चन किसी को, या अभी भी कंफ्यूजन है? सर टेक्निकल स्टडी जो कर रहे थे वो समझ में नहीं आ रहा है, जो कैंडल स्टिक वाला। वो अभी समझ में आएगा, टेक्निकल की जब क्लास होगी तब आपको और समझ में आएगा ये टेक्निकल क्या होते हैं। अभी आपको ये कचरा लग रहा होगा, क्या है ये फैला दिया, जैसे रंग बिरंगे चावल हैं जिनको फेंक दिया और एक डिज़ाइन बन गई कुछ ना कुछ। वो आपको जब स्टडी करेंगे तो समझ में आने लगेगा। और बाकी इन सब चीज़ों में प्रैक्टिस मांगती है। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया था, EV बाई EBITDA को लेके चला था मैं अभी वहाँ पे, तो सबका पता चल रहा था ना क्या था। और यहाँ आते ही
मतलब कितना हायर हो गया। हम्म। तो ये चीज़ें अब जब एक एक सेक्टर्स को लेके सब सेक्टर्स को लेके चलेंगे तो आपको याद होने लग जाएगा इस सेक्टर की परफॉर्मेंस ऐसी होती है, इस सेक्टर में डेट्स ऐसे होते हैं, इस सेक्टर के अंदर इंटरेस्ट ऐसे होता है। तो आप सब सेक्टरों के ऊपर जो अभी तक कर रहे थे, जो मन में आया उस सेक्टर को उठा लिया, रख लिया, निकाल दिया, ऐसे नहीं होता। यहाँ पे बिजनेस को आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। आप टेक्सटाइल की फील्ड से हैं, आप अगर धरातल के ऊपर टेक्सटाइल का बिजनेस करते हैं, कपड़ों का बिजनेस करते हैं, तो अपने पास एक दो कपड़ों के शेयर्स रखिए। क्यों? क्योंकि आपको काफ़ी चीज़ ऑलरेडी मार्केट में पता है कपड़ों का। जब क्राइसिस आएगा या कोई ऐसी चीज़ आने वाली होगी तो आप खुद बता देंगे। सपोज़ मैं मारुति की कंपनी के अंदर एक वर्कर हूँ जो कन्वेंस करता हूँ लोगों को कि मेरी गाड़ी ले लीजिए, जो भी आता है, सेल्स पर्सन हूँ। अब वहाँ पे मुझे पता लगने लगा, कंपनी बोला यार आगे से माल नहीं आ रहा, उसने मालिक ने बोल दिया मेरे पास माल नहीं आ रहा, तो मुझे सबसे पहले पता लगा ना। बाहर जो बैठा है, आप बैठे हैं, आपको नहीं लगा, उस सेल्स पर्सन को पता लगा। कहीं ना कहीं उसको एक पॉजिटिव पॉइंट्स कुछ ना कुछ पता होगा। उसको पता है कि कंपनी ने ये फीचर नया निकाला है। जो मारुति के अंदर सेल्स पर्सन की बात कर रहा हूँ मैं, एक बहुत लोअर तबके का आदमी जिसको ये भी पता है कि जो हुंडई की जो गाड़ियाँ हैं वो ज़्यादा क्यों बिक रही है, मेरी मारुति कम क्यों बिक रही है, उसको ये कंपेरिजन धरातल पे पता है। तो इसलिए जो भी बिज़नेस आप करते हैं उस बिज़नेस के भी सेक्टर्स को आप चुनिए। यहाँ पे सेम आपको ये करना है, जो बिज़नेस नहीं करते वो भी एक पर्टिकुलर सेक्टर्स को पकड़ के रखिए लंबे टाइम तक, 3 4 5 7 सेक्टर्स को पकड़ के रखिए और उन्हीं पे ही रिसर्च करेंगे तो आप उस बिज़नेस को समझ पाएंगे। शेयर मार्केट है, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है आपको बिजनेस करने की, यानी आपको दुकान भी नहीं लगानी। दुकान लगाने वाला भी कैपिटल चाहिए होती है, यहाँ पे आपको कैपिटल चाहिए सेम वही, और रिटर्न भी आपको उतना ही मिलेगा जितना उस दुकान वाले को मिलता है। तो आई होप ये एक्सेल के साथ में फंडामेंटल एनालिसिस समझ में आ गया, कैसे हम बेस्ट कंपनी को सेलेक्ट करते हैं और इसके अंदर क्या क्या चीज़ देखते हैं हम एक कंपनी के अंदर। कुछ एनालिस्ट, देखो सबका अलग अलग फंडा रहेगा। कुछ लोग जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग्स होती है, इसी को ही देख के ही आधार बना के कंपनी सेलेक्ट कर लेते हैं। राइट? क्यों कर लेते हैं? क्योंकि सबसे इंटेलिजेंट, जो कल मैंने एक टॉप डाउन अप्रोच बताई थी कि पहले कंपनी जो कंट्री है उसकी इकोनॉमी स्टेटस को देखिए, उसके बाद में सेक्टर देखिए, उसके बाद में कंपनी देखिए। तो इस फॉर्मूले के साथ में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल्स चलते हैं, इंडियन भी चलते हैं, लेकिन वो तो बिल्कुल सटीक चलते हैं, उनको इंडिया की इकोनॉमी की पूरी पता होता है उनको। क्योंकि दूसरी चीज़, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल्स हैं वो सिर्फ इंडिया में ही दाव नहीं लगा रहे, वो चाइना की इकोनॉमी में भी लगा रहे हैं, कोरिया की इकोनॉमी या दूसरी जापान की इकोनॉमी हो, इंडियन इकोनॉमी हो, सारी वर्ल्ड की सब इकोनॉमीज़ में अपना पैसा लगाते हैं। और क्यों लगाते हैं? क्योंकि उनको डाइवर्सिफाइड करना होता है। वो नहीं चाहते कि मेरा अगर अमेरिका में है वो तो और अमेरिका के शेयर्स डूब जाएँ तो हम पूरी तरह डूब जाएँ। तो इसलिए वो वर्ल्ड की सब इकोनॉमीज़ में पैसा लगा देते हैं, इससे उनका डाइवर्सिफाइड हो जाता है। इंडियन मार्केट क्रैश करता है तो वही सेम 10% या 20% उन्होंने लगा रखा होता है, तो उनके पैसे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो चाहें तो इंडियन मार्केट को पुश कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? वो दूसरी कंट्रीज से पैसा निकाल के इंडियन मार्केट में लगा देंगे। आज जो FII जा रहे हैं अपना माल बेच के, तो वो पैसा लेके घर नहीं जा रहे, वो दूसरी किसी इकोनॉमी में जाके लगा के आ रहे हैं। तो वो तो उनका काम ही है, वो बहुत स्मार्ट हैं। इंडियन वाले तो सिर्फ एक कुएं के मेंढक हैं, वहीं जाके पैसा लगाएंगे, इधर नहीं तो दूसरे में लगाएंगे। अपने क्या करेंगे, शेयर मार्केट से निकाल के गोल्ड में लगा देंगे, गोल्ड से निकाल के दूसरी जगह लगा देंगे, प्रॉपर्टी में लगा देंगे, लेकिन घूमेंगे यहीं। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल्स बहुत स्मार्ट हैं, वो पूरी दुनिया की स्टडी करते हैं, उसके बाद में अपना पैसा लगाते हैं। तो आप चाहें तो जो सबसे आधार है इनको लेके चल सकते हैं, इनको मान सकते हैं कि ये इसने 75%, अगर जैसे 71% बहुत बड़ी होल्डिंग होती है HDFC में लगाया है, तो ये पागल नहीं है। इतना सा कॉन्सेप्ट भी रख लेंगे आप कि ये इसको भी आधार मान सकते हैं, जो बेसिक हैं, धोखा नहीं खाना। अब यहाँ पे रिटेलर्स तो 6% है, रिटेलर्स को गोली मारो। FII को देखो उन्होंने क्या दिमाग लगा रखा है। 71% अगर HDFC में लगाया है उन्होंने, तो उनमें दिमाग है और कोई ना कोई शेयर में बात है।
राइट। उन्होंने वो सारी स्टडी कर ली होगी, ये जो आप करने जा रहे हो ना अंदर अंदर, वो सब वो करके बैठे हैं। तो इसी के साथ मैं आज का लेक्चर ख़त्म करता हूँ। आई होप आपको समझ में आया होगा। बाय गाइस। Yes, sir. Bye bye. Good night.